ठीक है, तो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी वेक्टर, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी वेक्टर इन वेक्टर स्पेस। देखो जैसे अभी तक हम आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई आर स्क्वायर है तो उसमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, आर क्यूब में कैसे लिखे जाते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ना है कि किसी वेक्टर स्पेस में कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं। अभी तक आप लोग 3D में कोऑर्डिनेट बता सकते हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास में है, लेकिन अगर हमारे पास में 4 डायमेंशन आ जाए तो हमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन वेक्टर स्पेस में अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि वेक्टर स्पेस के क्या बेनिफिट्स हैं, तो एक तो आप ये भी बता सकते हैं कि वेक्टर स्पेस में अगर कोई वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके कोऑर्डिनेट भी हम बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, लेकिन कोऑर्डिनेट बताने के लिए वेक्टर स्पेस हमेशा फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। बस एक कंडीशन होती है कि जो वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल ही होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा तो फिर अभी हमारे पास में ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट बता पाए। लेकिन अगर फाइनाइट डायमेंशन है, भले 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी आप लोग उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है, जो V है ये हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अब देखो बेटा, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो मैंने आपको बताया था कि इफ V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन V ऑलवेज हैज अ बेसिस। ठीक है, इसका बेसिस पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें ये सपोज कर लेते हैं, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका बेसिस होगा, हमें पता है। सपोज कर लेते हैं लेट B इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 up to zone alpha n is basis of V, is basis of vector space V। तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? अब बताओ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगी? अगर बेसिस में अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? n इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर सपोज एक कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अगर ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो आप लोगों को बेसिस की डेफिनेशन से पता है कि जो ये अल्फा है ये बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिस क्या होता है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वो वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट को स्पान करता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है LB इक्वल टू वी। ये LB इक्वल टू वी का मीनिंग ये होता है कि इस वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को आप बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों को बस खाली ऐसे नहीं पढ़ना है कि LB इक्वल टू वी। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट को हम बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा बिलोंग्स टू वी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अल्फा 1 को हम लिख सकते हैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस CN अल्फा n, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख भी देंगे कि जो ये CJs है यहाँ पे, यानी कि C1 C2 CN, ऑल दीज आर स्केलर्स। ठीक है, आर स्केलर्स एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर नोन एज वेक्टर्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट डे से आप लोगों को पता है, अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? देखो कोऑर्डिनेट अगर आप लोगों से इसके बाद बोला जाएगा कि इस वेक्टर अल्फा के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इसके C1 C2 CN, यानी कि पहले उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर जो ये अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाता है, अल्फा 2 का कोफिशिएंट सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाता है, और अल्फा n का कोऑर्डिनेट nth कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो ऑर्डर्ड बेसिस की जरूरत क्यों पड़ी थी ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे किसी बच्चे ने सपोज बेसिस को ये लिखा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लिखा, और सपोज किसी ने सोचा कि मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, उसने बेसिस को ये लिख लिया, उसने लिख लिया कि इसका बेसिस है, अब उसने उल्टे से लिखना स्टार्ट कर दिया, अल्फा n लिख लिया, अल्फा n माइनस 1 लिख लिया, और लास्ट में उसका आ जाएगा अल्फा 1। ठीक है, तो उसका फिर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा? उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आएगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा उस केस में अल्फा इक्वल टू CN अल्फा n अप टू सोन C1 अल्फा 1। तो अब इस बेसिस का जो फर्स्ट वेक्टर है वो अल्फा n है, तो अभी के केस में इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे CN माइनस 1 अप टू सोन C1। अब देखो आप लोगों को इतना 2D के केस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर किसी के वेक्टर 1 2 हैं और
किसी के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 1 है, तो क्या दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ, 1 2 एंड 2 1 आर बोथ सेम पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट? देखो 1 2 तो क्या होगा, अगर ये 1 है और ये डिस्टेंस 2 है, मैम डिफरेंट। डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सिंपल तो है। तो जो 1 2 एंड 2 1 है, 1 2 तो हमारे पास में कहीं यहाँ होगा और 2 1 हमारा कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर यही कंसेप्ट अगर आप लोग यहाँ पर यूज करोगे कि हमारे पास में एक जो कोऑर्डिनेट है वो है C1 C2 Cn, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उसका रिवर्स आ रहा है Cn Cn -1 C1, तो इट मींस ये दोनों कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट होंगे। तो आप लोग काम कर रहे हैं, एक का कोऑर्डिनेट अलग आ जा रहा है, एक का कोऑर्डिनेट अलग आ जा रहा है, जबकि कोऑर्डिनेट तो किसी भी पॉइंट के यूनिक होते हैं। अगर 1 2 पॉइंट है तो इट मींस वो यूनिक पॉइंट होगा, 2 1 कोऑर्डिनेट है तो वो भी यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है। तो इससे हमें कोऑर्डिनेट में कंफ्यूजन हो जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैथमेटिशियन ने क्या करा, एक ऑर्डर्ड बेसिस डिफाइन कर दिया। अब ऑर्डर्ड बेसिस क्या है, मैं आप लोग को ऑर्डर बेसिस बताती हूँ, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी मैंने बता दिया आप लोगों को। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं आ पाएंगे। ऑर्डर्ड बेसिस, अब हमने क्या कर दिया, जो ये बेसिस है इसको फिक्स कर दिया। इसने फिक्स कर दिया कि जो अल्फा 1 है वो बी का फर्स्ट एलिमेंट है, अल्फा 2 है जो उसका सेकंड एलिमेंट है, और अल्फा n है वो उसका nth एलिमेंट है। ये हमने फिक्स कर दिया। तो ऑर्डर्ड बेसिस को कैसे डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर्ड बेसिस को डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर्ड बेसिस इज ordered basis of a finite dimensional vector space, of a finite dimensional vector space। finite dimensional होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। of a finite dimensional vector space is a finite sequence, is a finite sequence, is a finite sequence of linearly independent vectors, finite sequence of linearly independent vectors। अब बेसिस है तो वेक्टर स्पेस को स्पान भी करना चाहिए। finite sequence of linearly independent vectors which spans V, which spans वेक्टर स्पेस V, ठीक है। अब देखो फाइनाइट सीक्वेंस क्यों बोला, आप लोग डेफिनेशन को अगर रटोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ टर्म मेरा मिसिंग हो गया है। फाइनाइट सीक्वेंस वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आप लोगों ने क्लास, शायद आप लोगों के 5th सेमेस्टर में सीक्वेंस था, तो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस हमारे पास में अगर an कोई सीक्वेंस है तो ये हमारे पास में एक मैपिंग होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू। अगर रियल सीक्वेंस है तो सेट ऑफ रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो सी में होती है, लेकिन उसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस है, और देखो अगर कोई भी सीक्वेंस है उसका अगर फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, ऐसे ही अगर nth टर्म उसका an है, ऐसे ही चलते रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास फिक्स होता है कि फर्स्ट टर्म a1 ही है, सेकंड टर्म a2 है, तो ऐसे ही हमने फिक्स कर देना है कि वेक्टर स्पेस का फर्स्ट वेक्टर अल्फा 1 है, सेकंड वेक्टर अल्फा 2 है। इसीलिए फाइनाइट सीक्वेंस वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि सीक्वेंस में भी फिक्स होता है कि a1 ही फर्स्ट टर्म होगा और a2 ही फर्स्ट टर्म होगा, इसीलिए यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस बोला है। बाकी बेसिस में यही तो होता है कि बेसिस होता है कलेक्शन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और स्पान करता है वो वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसीलिए देखो ऑर्डर बेसिस की डेफिनेशन याद रखनी आप लोग के लिए बिल्कुल आसान हो गई। बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ORDER होगा, ठीक है, इसको ई को हटा देना। Ordered basis of a finite dimensional vector space is a finite sequence of linearly independent vectors which spans V। अगर आप लोगों को इसको अपनी लैंग्वेज में आप लोग और भी आसान बना सकते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, बस उसका मैथमेटिकल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप लोग वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मैथमेटिकल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ऑर्डर्ड बेसिस अगर आ गया तो ऑर्डर्ड बेसिस में तो फिक्स है ना कि पहला वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, फिर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो आप लोगों के जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी यूनिक आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर्ड बेसिस नहीं होगा तो क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं आ पाएंगे, जबकि कोऑर्डिनेट तो यूनिक चाहिए ना हमको, तभी तो हम पोजीशन डिटरमाइन कर पाएंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए पहले ऑर्डर्ड बेसिस पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आते हैं कि राइट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी वेक्टर, या उसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पूछी जाती है। अब मैं एक काम करूंगी, इसकी थ्योरी से ज्यादा अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर समझाऊंगी तो आप लोगों के लिए समझना, और एग्जाम में क्योंकि न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं,
इस वाले टॉपिक से। जैसे जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उससे तो आप लोगों की थ्योरम पूछी जाती है कि प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट से आप लोगों के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल समझाती हूँ, उसी से आप लोगों को कोऑर्डिनेट लिखने, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स लिखनी और चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट लिखना, वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाती हूँ। तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा अगर क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी तो थ्योरी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दैट वेक्टर्स हमें गिवन है, अल्फा 1 डिफाइन किया गया है 1 1 0 0 1 1 0 0। बेटा न्यूमेरिकल आप लोग भी मेरे साथ में करना, आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। और अल्फा 2 हमें गिवन है 0 0 1 0 0 1 1 एंड अल्फा 3 गिवन है 1 0 0 4 1 0 0 4 एंड अल्फा 4 गिवन है 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि सो दैट द वेक्टर्स फॉर्म बेसिस। पहले तो इसमें ये दिखाना है कि सो दैट वेक्टर्स जो ये गिवन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 फॉर्म अ बेसिस ऑफ R4। हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि दिस फॉर्म्स बेसिस ऑफ R4। उसके बाद ये बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ each of standard basis. Find the coordinate of each of the standard basis vector. Standard basis vector in the ordered basis। देखो ऑर्डर्ड बेसिस बोला गया है, अगर ऑर्डर्ड बेसिस नहीं बोलता तो हमारे पास में यूनिक नहीं आ पाते कोऑर्डिनेट। इन द ऑर्डर्ड बेसिस, अब ऑर्डर्ड बेसिस यहाँ पे डिफाइन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये ऑर्डर्ड बेसिस डिफाइन है। ठीक है, तो जितना आप लोग को आता है पहले उतना करते हैं, फिर जो न्यू है फिर उसको करेंगे। देखो हमें इसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि सो दैट वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 फॉर्म अ बेसिस ऑफ R4। तो जो हमारा R4 वेक्टर स्पेस है, ये कितने डायमेंशन वेक्टर स्पेस होता है? R4 की डायमेंशन क्या होती है वैसे, बताओ? मैंने Rn की डायमेंशन बताई है, तो R4 की डायमेंशन भी तो आप लोग उसी से निकालोगे। n+1 5। बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो मैंने आप लोगों को Pnx की बताई थी। Pnx होता है वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। वैसे ऑफ भी नहीं होता, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल अप टू nth डिग्री होता है। देखिए R4 तो होता है हमारे पास में, जैसे R² है, R² होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, जिसके पास में हमारे पास में A B ऐसे कोऑर्डिनेट आते हैं, वेयर A and B आर रियल नंबर, इसका भी मैंने आपको स्टैंडर्ड बेसिस लिखना भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A into 1 0 प्लस B into 0 1। तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0, यानी कि जो A का कोफिशिएंट है और B का कोफिशिएंट है 0 1, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है। ठीक है, तो अब बताओ कि बेसिस अगर इसका ये है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी R² की? जितने बेसिस में एलिमेंट है, यानी कि 2। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जैसे इसका R² का स्टैंडर्ड बेसिस लिखा, आप लोग R³ का भी स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हो। R³ का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? उस केस में हमारे पास में आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। एक दिन की क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ यही चीजें समझाई थी ना, स्टैंडर्ड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास में सिमिलरली अगर R4 है तो बताओ फिर R4 की डायमेंशन क्या होगी? R4 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? मैम 4। ठीक है, R4 की डायमेंशन होती है 4। और R4 के लिए अगर मैं आप लोगों से स्टैंडर्ड बेसिस पूछूं, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस की भी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है, तो R4 के केस में स्टैंडर्ड बेसिस क्या होना चाहिए?
बताओ R4 के केस में स्टैंडर्ड बेसिस क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड बेसिस अगर इसका हमको लिखना पड़े तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट? अगर R4 है तो उसके पास में 4 टपल होंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो बाकी सारे 0 होने चाहिए। एंड ऐसे ही सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा यही होता है। बेसिस तो एक से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे इसका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 0 0 1 0 और लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस आ गया। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अभी ये तो मैंने खाली अलग से बताया। मेन क्वेश्चन तो अभी हमारे पास में फोकस है कि हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 को बेसिस दिखाना है। तो बेसिस दिखाने के लिए चलो इस सेट को मैं डिनोट कर दे रही हूँ, इसको बी से डिनोट करा है तो जो इसको बी डैश से डिनोट कर दे रही हूँ, जिसके पास में अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है एंड अल्फा 4 है। आपने इस सेट बी डैश को दिखाना है कि ये बेसिस फॉर्म करता है R4 का। तो ये बेसिस कब फॉर्म करेगा? जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर देखो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाता है ना, तो आपके पास में बी डैश के पास में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, और हमें पता है कि R4 की डायमेंशन भी 4 है। तो अगर इसको सिर्फ हम लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दें तो ये इसका बेसिस पक्का होगा। ये चीज भी मैं आप लोगों को थ्योरम में बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास में n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमारे पास में अगर कोई सेट बी है जिसके पास में n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो ये पक्का बेसिस भी होता है। ठीक है, तो इसमें लीनियर स्पान चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम ये दिखा दें कि सेट बी डैश जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो ये बेसिस होगा। इसमें लीनियर स्पान दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 4 ही एलिमेंट है। अगर 4 से ज्यादा होते तो हमें दिखाना पड़ता। ठीक है, तो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को एक दिन एक एक्लॉन फॉर्म बताई थी। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्लॉन फॉर्म में लिखना है। मैं एक काम करती हूँ, इसको चलो इसी पेज में लिख लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट पेज पे लिखती तो ज्यादा अच्छा था। फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास में 1 1 0 0, सेकेंड है 0 0 1 1, नेक्स्ट है 1 0 0 4, लास्ट है 0 0 0 2। बेटा वैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो वही होता है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और अगर ऑल स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग को दिखाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो आप लोग एक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने में अगर हमें कम से कम एक रो भी अगर 0 मिल जाती है, कंप्लीटली 0, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर एक रो भी हमारे पास में कंप्लीटली 0 नहीं मिलती है, ऑल नॉन 0 रोज मिलती हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करनी है बताया हुआ। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें R3 में मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ। फर्स्ट में ऑपरेशन लगा रही हूँ R3 में। अब इस वाले पेज में स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑपरेशन को। R3 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 माइनस R1। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन लग रहा है थर्ड रो में। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 0 1 1, एंड थर्ड रो में आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 4 माइनस 0 4, एंड लास्ट में 0 माइनस, ठीक है लास्ट में तो हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, लास्ट भी ऐसे ही उतर जाएगी 0 0 0 2। ठीक है, तो एक्लॉन फॉर्म में हमारे पास में ये 0 आ गया, ये 0 ये 0, ये ऑलरेडी 0 है, ये 0 है। अब बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाना आप लोग को ज्यादा सही लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं? कहाँ पे आपको कोई एलिमेंट 0 बनता हुआ लग रहा है? क्या ऑपरेशन लगाने से कुछ फायदा हो सकता है? ऑपरेशन ही तो लगाना है, वो मुझे आप लोग भी बता सकते हो। मैम R3 इक्वल टू R3 प्लस R1। R3 में R3 प्लस R1, R1 ही बोला, R3 प्लस, हाँ लेकिन देखो R3 R1। प्लस R1 अगर मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ तो क्या होने वाला है ना हमारे पास में, ठीक है, ये 1 प्लस 0 ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, ये तो भले 0 बनेगा लेकिन ये 0 दोबारा से नॉन 0 बन जाएगा ना, दोबारा से 0 नॉन 0 बन जाएगा क्योंकि 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, तो इसको लगा के भी कोई फायदा नहीं है। तो और कोई ऑपरेशन है क्या जिससे ये माइनस 1 0 बन पाए? ये 1 है, ये 1 है, 1 है। ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। अगर आप लोग कितनी भी ऑपरेशन लगा लेना, लेकिन आप लोग कभी भी ऐसी स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे कि कम से कम एक रो कंप्लीटली 0 बने। आप लोग कितनी भी ऑपरेशन लगाओ हमारे पास में ऑल 4 रोज नॉन 0 बचेंगी।
ठीक है। तो इट मींस जो ये चारों वेक्टर हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, क्योंकि एक्लोन फॉर्म में एक भी हमारे पास में कंप्लीटली जीरो रो नहीं मिल पाएगी। आप लोग कितने ऑपरेशन लगा के देखिएगा, ठीक है। तो इट मीन जो सेट बी डैश है, सेट बी डैश हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। सेट बी डैश इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब इसके पास में सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो लीनियर स्पान चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो सेट बी डैश है ये बेसिस होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट में कुछ करना ही नहीं था, वो तो पुराना रिवीजन हो रहा था, ठीक है। ये बेसिस फॉर्म करेगा क्योंकि बी डैश सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट जो नया पढ़ा हुआ है अब आएगा नया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर इन द ऑर्डर्ड बेसिस दिस। आपको करना क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर फाइंड करने। अब स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर क्या क्या है, 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है ये ये और ये, ठीक है। अब आपने ये करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर फाइंड करना है इन द ऑर्डर्ड बेसिस दिस, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले रही हूँ, इसके 1 0 0 0 के। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से डेफिनेशन दिखा दे रही हूँ कोऑर्डिनेट, ताकि आप लोग को याद आ जाए। अगर मुझे अल्फा के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर अल्फा कोई वेक्टर है वी का, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते हैं। फिर जो फर्स्ट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाता है। जैसे कि हमारे पास में 2 टपल होते हैं 2 डायमेंशन के केस में, तो अल्फा 1 का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट टपल बन जाता है, अल्फा 2 का कोफिशिएंट सेकंड टपल बन जाता है। तो आपने यही काम करना है इस क्वेश्चन में। अब जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है, यानी कि ये 1 0 0 इस 0, इसको आप अल्फा ले लो। आपको पहले इस जो ये बेसिस वेक्टर है इन द ऑर्डर्ड बेसिस, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 1 0 0 0। तो लिख लेते हैं फिर। अब लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू मुझे आप लोग बताओ, अदरवाइज मुझे नेक्स्ट लास्ट पेज से देखना पड़ेगा। मैं बुक खोल लेती हूँ, आप लोग बताते नहीं हो जल्दी। ठीक है, तो अभी 1 0 हम इसमें ये लिख लेते हैं दैट जो फर्स्ट वेक्टर है स्टैंडर्ड बेसिस का, लेट 1 0 0 0 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 प्लस C4 अल्फा 4, ठीक है। तो अब C1, अब अल्फा 1 की वैल्यू है हमारे पास में 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड अल्फा 2 की वैल्यू है 0 0 1 1 0 0 1 1 प्लस C3 की अल्फा 3 की वैल्यू है 1 0 0 4। वन जीरो जीरो फोर एंड C4 इंटू अल्फा 4। अल्फा 4 क्या है, अल्फा 4 है 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब ये C1 C2 C3 C4 लेके आ जाते हैं। 1 0 0 के कोऑर्डिनेट तो हमको पता है कि C1 क्योंकि ऑर्डर्ड बेसिस है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अल्फा 1 का कोफिशिएंट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट अल्फा 2 का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। इतनी चीजों में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इनको आपस में ऐड करके देख लेते हैं। फर्स्ट कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है C1 प्लस 0 प्लस C3 एंड लास्ट में भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। एंड देन C1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ से C1 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ से C1 इंटू 0 0, C2 प्लस 0 प्लस 0 ये आ रहा है। लास्ट में C1 इंटू 0 0, यहाँ से भी C2 आ रहा है। फिर प्लस 4 इंटू C3 आ रहा है, प्लस 2 इंटू C4। बेटा आप लोग कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, आप लोग देखोगे तो वो गलती फिर रिपीट नहीं होगी, अगर आप लोग भी साथ साथ में चेक करो, ठीक है। अब ये दोनों टपल अगर आपस में इक्वल हैं 1 0 0 0, तो हमारे पास में जो इसका फर्स्ट टपल है इसके फर्स्ट टपल के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास में आ गया C1 प्लस C3 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड सेकंड टपल C1 इक्वल टू इसके सेकंड टपल के इक्वल 0, एंड फिर थर्ड टपल C2 है, C2 इक्वल टू भी 0 आ रहा है। एंड लास्ट टपल है हमारा C2 प्लस 4C3 प्लस 2C4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो C1 तो 0 मिल गया है, C2 0 मिल गया है। इस C1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से C3 हमारे पास में आ जाएगा 1,
ठीक है। अब इस इक्वेशन में C2 की जगह पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 4 इंटू C3 हमारा आया 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू C4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C4 हमारा आ जाएगा -4/2, इट मीन्स -2। ठीक है, तो जो ये वेक्टर है 1 0 0 0, इसके बेसिस जो हमारे पास में α1 α2 α3 α4 जो ऑर्डर्ड बेसिस है, इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वेक्टर क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे C1 C2 C3 C4। ठीक है, इट मीन्स कोऑर्डिनेट आ गए, C1 कोऑर्डिनेट है 0, C2 कोऑर्डिनेट भी है 0, C3 1 एंड C4 -2। ऐसे ही बेटा आप लोगों को इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 0 1 0 0 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेम ऐसे ही। और ऐसे ही आप लोगों ने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 0 0 1 0 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एंड 0 0 0 1 इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कोऑर्डिनेट लिखने तो आ गए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ना लिख के ऐसा लिखा हुआ आता है कि राइट इट्स कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स अगर लिखने के लिए आए तो क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास में अल्फा कोई वेक्टर है जिसको हमने ऑर्डर्ड बेसिस C1 α1 C2 α2 प्लस C3 α3 प्लस C4 α4 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, तो वी नो इट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा तो हमारे पास में हो जाते हैं C1 C2 C3 एंड C4। एंड लेकिन कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स अगर लिखने के लिए बोला जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी है ना, और ऑर्डर्ड बेसिस को हमने कैसे डिनोट किया हुआ है, बी डैश से डिनोट करा हुआ है अभी के हमारे क्वेश्चन में। तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या हो जाती है, जो ये कोऑर्डिनेट आए हुए हैं इनको आपने कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना होता है। तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, C1 C2 C3 C4, ये होती है हमारी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट लिखने अगर आपको आ गए तो उन्हीं कोऑर्डिनेट को आप लोग अगर कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हो जाती है कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। अब इसी चीज को अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊंगी तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, न्यूमेरिकल की हेल्प से इसलिए बता रही हूँ कि आसान लगे। पहले हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करे, तो ऐसे ही अभी जो वेक्टर था हमारे पास में, जो वेक्टर था हमारा वो था 1 0 0 0, क्योंकि हमने डिनोट नहीं करा हुआ है, कोई नोटेशन यूज किया होता तो हम लोग जैसे यहाँ पे अल्फा लिखा है अल्फा लिख लेते, उसको हम लिख रहे थे बी डैश के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आएगी, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ जाएगी, देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या आए हैं हमारे, कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे, क्या आया था हमारा कोऑर्डिनेट, ये 0 0 1 -2। ठीक है, तो इसको कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं, 0 0 1 -2 0 0 1 -2। ठीक है, ये इसकी हो गई कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ओनली कोऑर्डिनेट पूछा गया था, अगर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स भी पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं है, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट्स को ही कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो वो उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो जाती है। तो बताओ आज की क्लास में जो भी टॉपिक कवर करें उनमें से किसी को कोई डाउट है तो बताओ।